हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल अमिका जीनस। आज हम टॉपिक कवर करेंगे जनरल डिफेंसेस। जब प्लेंटिफ कोई एक्शन ले लेता है डिफेंडेंट के खिलाफ किसी पर्टिकुलर टोर्ट के लिए जिसमें के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो डिफेंडेंट होगा वो लायबल भी होगा उस टोर्ट के लिए। तो क्या हम कोई ऐसी सिचुएशन बना सकते हैं जहां पर डिफेंडेंट लायबल ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए उसके लिए देखते हैं। हमारे पास कुछ जनरल डिफेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आता है वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया। तो इस मैक्सिम का साफ सीधा मतलब देखा जाए तो यहाँ मतलब होता है कि अपनी कंसेंट देना वोलेंटरीली, खुद ब खुद किसी हार्म को सफर करने के लिए खुद अपनी परमिशन देना, खुद कंसेंट देना। तो इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ होता है वो खुद ब खुद अपनी परमिशन दे देता है, वॉलंटरी एग्री करता है सफर करने के लिए क्या, सम हार्म। तो इससे क्या होता है कि वो किसी को कंप्लेन करने के काबिल नहीं रहता और उसकी जो कंसेंट होती है वो एक बहुत अच्छे डिफेंस का काम करती है उसी के खिलाफ। तो कंसेंट टू सफर हार्म में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। जब आप किसी इंसान को अपने घर पर बुलाते हो तो आप उसे ट्रेसपास के लिए शू नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे कि एक क्रिकेट मैच हुआ था कुछ दिन पहले, तो क्रिकेटर ने बॉल को छक्का मारा तो बॉल स्टेडियम में बैठे एक इंसान को लगी उसके होंठ पर और उसका होंठ कट गया। उसको तभी हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया था, लेकिन उसके लिए वो क्रिकेटर लायबल नहीं हुआ क्योंकि जो इंसान आया था स्टेडियम में मैच देखने उसने टिकट ली हुई थी और टिकट में साफ साफ लिखा होता है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई इंजरी होगी तो उसके लिए आप खुद लायबल होंगे। तो वहां पर आप देख सकते हैं वोलेंटाई नॉन फिट इंजूरिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो चलिए हम एक केस देखते हैं, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इस केस में भी काफी हद तक ऐसा ही कुछ हुआ था। जो प्लेंटिफ है वो एक मोटर कार रेस देखने आया था ब्रुकलैंड में। तो कार रेसिंग के दौरान वहां पर एक एक्सीडेंट हो जाता है दो गाड़ियों के बीच में, और जिससे क्या होता है जो प्लेंटिफ आया हुआ होता है वहां पर उसको चोट लग जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है। तो इसके लिए वो केस कर देता है, लेकिन वहां पर डिफेंडेंट लायबल नहीं हो क्योंकि वह इंसान वहां पर टिकट लेके आया था जिससे कि उसने अपनी कंसेंट दी हुई थी वहां पर हार्म को सफर करने के लिए। देखिए दूसरा केस देखते हैं हम इसका, पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायका। इस केस में क्या होता है, एक ड्राइवर होता है वो अपनी जीप लेकर जा रहा होता है पेट्रोल पंप पर टैंक भरवाने के लिए। तब उसे रास्ते में दो स्ट्रेंजर मिलते हैं। स्ट्रेंजर उससे लिफ्ट मांगते हैं, वो लिफ्ट दे देता है। तो जो गाड़ी का राइट फ्रंट व्हील होता है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिससे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनमें से वन ऑफ द स्ट्रेंजर मर जाता है वहीं पर, ठीक है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ड्राइवर इसके लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि पहला तो ये केस एक्सीडेंट का है और दूसरा जो स्ट्रेंजर थे वो अपनी मर्जी से वॉलंटरीली एंटर्ड इनटू द जीप, वो अपनी मर्जी से जीप के अंदर बैठे थे, ठीक है। अब इस डिफेंस को लेने के लिए दो एसेंशियल होते हैं कि पहला तो कंसेंट वो फ्री होनी चाहिए, कंसेंट मस्ट बी फ्री। फॉर टेकिंग द डिफेंस इट इज नेसेसरी टू शो दैट द प्लेंटिव्स कंसेंट टू द एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट वाज फ्री। कंसेंट है जो वो फ्री होनी चाहिए, वो किसी भी दबाव में आकर नहीं होनी चाहिए, किसी भी फ्रॉड या अंडर कंपल्शन, अंडर सम मिस्टेकन इम्प्रेशन, इस टाइप से अगर वो कंसेंट ली जाती है तो वो मान्य नहीं होगी, ठीक है। तो और हम एक और ये देखते हैं कि जो जिस काम को करने के लिए कंसेंट दी जाती है सिर्फ उतना ही काम करना होना चाहिए, ठीक है। मोरओवर द एक्ट डन बाय द डिफेंडेंट मस्ट बी द सेम फॉर विच द कंसेंट इज गिवन, कि जिस काम को करने के लिए कंसेंट दी गई है सिर्फ वही काम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले उसी क्रिकेटर का, अगर वो क्रिकेटर किसी भी जो दर्शक आते हैं उनको जाकर वैसे ही मारने लग जाए, पीटने लग जाए और कहे कि भाई इन्होंने तो टिकट ले रखी है और यहाँ पर इनको चोट लगेगी तो हम जिम्मेवार तो होंगे नहीं, ये तो खुद जिम्मेवार होंगे, वो उनको खुद पीटने लग जाए, तो उसके लिए तो वो लायबल होंगे ना, क्रिकेटर लायबल होगा उसके लिए क्योंकि
उस बंदे ने सिर्फ इतनी परमिशन दी थी कि अगर बॉल मुझे लगे, कोई एक्सीडेंट हो, तो मैं खुद लायबल होऊंगा। ठीक है। और इसका दूसरा एसेंशियल देखते हैं, तो एक्ट मस्ट बी लॉफुल, कि जो भी काम हो वो लॉफुल होना चाहिए। प्लेंटिफ अगर कोई कंसेंट देता है, अगर किसी हार्म को सफर करने के लिए रेडी होता है, तो वो लॉफुल होना चाहिए। कंसेंट इज नॉट ए डिफेंस फॉर अनलॉफुल एक्ट। अगर कोई अनलॉफुल एक्ट होगा तो उसके लिए कंसेंट डिफेंस का काम नहीं करेगी। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या होगा इस केस में। वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया में एक्सेप्शन क्या हो सकता है? तो ये होता है रेस्क्यू केसेस में, अगर प्लेंटिफ खुद ब खुद किसी रिस्क को बचाने के लिए, ठीक है, किसी इमिनेंट डेंजर को बचाने के लिए, जो कि किसके द्वारा, डिफेंडेंट के द्वारा गलत तरीके से किया होता है, रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, अगर उसको बचाने के लिए वह खुद किसी डेंजर में आ जाता है, तो वहां पर डिफेंडेंट वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया की प्ली नहीं ले सकता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक केस था हाइनेस वर्सेस हार्वुड, मेन केस है ये। इस केस में होता क्या है कि एक बच्चा होता है, वो घोड़ों की तरफ, जो कि एक गली में खड़े होते हैं, उनकी तरफ एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे कि वो घोड़े एक पास वाले रोड पे कुछ औरतें और बच्चों की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, उनकी तरफ डेंजर आता है। तो वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल होता है, जो कि पास ही के पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। वो ये सब देख कर बाहर आता है और किसी न किसी तरह उन घोड़ों को रोक लेता है, पर इससे उसको सीरियस पर्सनल इंजरी हो जाती है। तो अब एक ये रेस्क्यू केस हो गया दूसरों को बचाने के लिए। ठीक है, तो डिफेंस ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया वाज नॉट एक्सेप्टेड, और जो डिफेंडेंट थे वो इसके लिए लायबल भी हुए। ठीक है, दूसरा डिफेंस हम क्या ले सकते हैं? प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। देखिए, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, दोनों शरारत करते होंगे, आप उनको देखते हैं, छोटे वाला बच्चा बड़े वाले बच्चे को मार रहा है। अब आप उसको देखकर कहेंगे कि आप क्यों मार रहे हो इसको? तो छोटे वाला बच्चा क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा कि मेरी गलती, मुझे माफ कर दीजिए, बल्कि वो एक्सप्लेनेशन देगा कि बड़े वाले ने पहले मुझे मारा था, मैं इसलिए मार रहा हूँ। ठीक है, मैं बदला ले रहा हूँ, इस टाइप का कुछ बताएगा कि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। तो उसी के तरीके से देखते हैं कि डैमेजेस कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम फॉर एन एक्ट और कंडक्ट बाय विच प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज रॉन्ग डूअर, कि उस टोर्ट में हम डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते जहां पर प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डूअर है। अगर प्लेंटिफ खुद कोई गलत काम कर रहा है तो वो डिफेंडेंट के ऊपर केस नहीं कर सकता। ठीक है, इसका एक केस देखते हैं, बर्ड वर्सेस होलब्रुक। इस केस में होता क्या है कि प्लेंटिफ होता है, वो डिफेंडेंट के घर में घुसने की कोशिश करता है दीवार चढ़ के, और दीवार पर उसने फेंसिंग लगा रखी होती है ब्रोकन ग्लासेस की, जिससे कि प्लेंटिफ को इंजरी हो जाती है। तो वो डिफेंडेंट को शू करता है इंजरी के लिए, पर कोर्ट ये हेल्ड करती है कि भैया आप तो खुद यहाँ पर ट्रेसपास कर रहे थे, आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, खुद रॉन्ग डूअर हैं आप यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरा हमारा डिफेंस आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड इंजरी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वो इंजरी, उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। और अगर कोई ऐसी इंजरी होती है जिसका हमें पहले से कोई अंदाजा नहीं होता, लेकिन हम उसकी प्रॉपर टेक केयर करके रखते हैं, ठीक है, और फिर भी उसके बावजूद भी अगर वहां पर कोई इंजरी हो जाती है, तो वो होता है इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, अब मान लीजिए आप अपने सर्वेंट को एक घोड़ा दे देते हैं और उसको घोड़ा अच्छी तरह से काबू करना आता है, और वो जा रहा है, रास्ते में घोड़े को देखकर कुछ कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, जिससे कि घोड़ा अपना संतुलन खो बैठता है और किसी दूसरे के खेत में घुस जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? आप उसके लिए अपने सर्वेंट को, या फिर जो जिसके खेत में वो घुसा, वो सर्वेंट को लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वहां पर इनएविटेबल एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि रीजनेबल केयर तो हुई थी, वो घोड़े को संभाल तो सकता था, पर वो अवॉइड नहीं कर पाया, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, अनएक्सपेक्टेड इंजरी वहां पर हुई थी। ठीक है, केस देखते हैं, केस की मदद से और समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्टैनली वर्सेस पोवेल। इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों होते हैं, वो
शूटिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो कि फिजेंट शूटिंग के लिए जाते हैं। फिजेंट यानी कि तीतर, काफी रेयर बर्ड होता है। तो जो डिफेंडेंट होता है वो फायर करता है फिजेंट की तरफ, पर जो वो शॉट होता है गन से जो निकला हुआ है वो एक ओक ट्री को लगकर प्लेंटिफ को इंजर्ड कर देता है। तो इसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा क्योंकि वो इनेविटेबल एक्सीडेंट था। उसका कंट्रोल तो अपनी गन पर पूरा था, पर वो पेड़ से टकराकर अपना रुख मोड़ लेती है। ठीक है, तो ये हो गया इनेविटेबल एक्सीडेंट। चौथा डिफेंस हम ले सकते हैं एक्ट ऑफ गॉड का। एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भगवान भरोसे, है ना। द एक्ट ऑफ गॉड इज ए डिफेंस यूज्ड इन केस ऑफ टॉर्ट्स व्हेन एन इवेंट ओवर विच द डिफेंडेंट हैज नो कंट्रोल ओवर occurs एंड द डैमेज इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ नेचर। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस हम कब ले सकते हैं? जब कोई ऐसा इवेंट हो जिस पर के डिफेंडेंट का कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, नो कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। और जो डैमेज होता है वो किसके द्वारा होता है? फोर्स ऑफ नेचर के द्वारा होता है। अगर यहां पर ये चीजें होती है तो वो एक्ट ऑफ गॉड के डिफेंस में हम यूज कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं। अब चलिए पहले एसेंशियल देखते हैं क्या होते हैं। देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स, कि वहां पर नेचुरल फोर्स का यूज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी इंसान की शक्ति से बाहर। अब एक केस देखते हैं, रामलिंगा नादर वर्सेस नारायणा रेड्डियार। इस केस में क्या बताया गया था? ये हेल्ड हुआ था कि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी किसी मॉब के द्वारा यानी कि भीड़ के द्वारा, तो वो एक्ट ऑफ गॉड में शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो डिफेंडेंट होगा वो उसके लिए लायबल होगा। अगर जो भी वहां पर टोर्टियस लायबिलिटी राइज होगी उसके लिए डिफेंडेंट लायबल होगा। ठीक है, दूसरा इसका एसेंशियल क्या आता है? द ओकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बहुत ही बढ़ चढ़कर होनी चाहिए। अब एक केस आता है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। इस केस में क्या होता है? इसमें ये हेल्ड हुआ था कि जो रेनफॉल होती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी, बहुत ज्यादा मात्रा में हुई थी, तो विच कुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, यानी कि जो पहले से एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है, ये आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में। लेकिन अगर रेनफॉल जो होती है वो नॉर्मल होती है, आमतौर पर जैसे कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर कि बारिश होती रहती है, तो वहां पर हम डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है तो वहां पर हम ये डिफेंस ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट डिफेंस आता है प्राइवेट डिफेंस। अगर डिफेंडेंट यूज द फोर्स, कोई फोर्स यूज करता है जो कि नेसेसरी है, जिसकी जरूरत है सेल्फ डिफेंस के लिए, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा अगर वो वहां पर कोई हार्म कोज करता है तो। लेकिन द यूज ऑफ फोर्स इज जस्टिफाइड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, कि जो उसने यूज ऑफ फोर्स किया है वो सिर्फ जस्टिफाइड होगा कब? जब उसने सिर्फ अपने डिफेंस के लिए उसको यूज किया हो। वहां पर कोई ना कोई इमिनेंट थ्रेट होना चाहिए। ठीक है, अपनी पर्सनल सेफ्टी या अपनी प्रॉपर्टी के लिए। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर ए है, वो ये सोचता है कि बी के पास गन है, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, और वो मुझे किसी ना किसी दिन मार देगा, तो मैं पहले ही जाकर उसे मार देता हूं। और फिर वो कहता है कि मैं तो प्राइवेट डिफेंस ले लेता हूं यहाँ पर, कि मैंने उसको इसलिए मारा क्योंकि वो मुझे मारने वाला था, तो वो यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता। ठीक है, एक ऐसा ही केस देखते हैं हम, मुडेली वर्सेस एम गंगनम। इसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो एक लैंड ओनर होता है, उसने अपने लैंड में कुछ लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स लगाए हुए होते हैं। ठीक है, अब जो प्लेंटिफ होता है वो अपनी लैंड में जा रहा होता है, वहां से गुजर रहा होता है करीब रात के 10 बजे। तो जिसे क्या होता है कि वो उस लैंड में जाता है तो उसको शॉक लग जाता है। ठीक है, जिससे कि उसको काफी इंजरी होती है। तो जो डिफेंडेंट है उसने कोई भी विजिबल वार्निंग नहीं दी थी वायर्स के बारे में। ठीक है, तो इसलिए वो वहां पर लायबल होगा इंजरी के लिए। प्लेंटिफ को, जो भी प्लेंटिफ को इंजरी हुई उसके लिए वो वहां पर लायबल होगा। ठीक है, वो वहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता। चलिए नेक्स्ट डिफेंस देखते हैं, मिस्टेक, गलती।
लॉ ऑफ टॉर्ट्स में देखें तो मिस्टेक इज डिफेंस विच कैन बी क्लेम्ड बाय द डिफेंडेंट। मिस्टेक ऐसा डिफेंस है जो कि डिफेंडेंट के द्वारा क्लेम किया जा सकता है। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, जो मिस्टेक ऑफ लॉ होता है वो कोई एक्सक्यूज नहीं होता किसी भी प्रकार के केस के लिए, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो या फिर कोई टॉर्ट का मैटर हो। ठीक है, कोर्ट इसमें ये कहती है कि एवरी पर्सन हैव नॉलेज अबाउट द लॉ ऑफ लैंड्स, कि लॉ ऑफ लैंड्स के बारे में हर एक इंसान को नॉलेज होती ही है। लॉ ऑफ लैंड्स कैसे? जैसे कि अगर आप किसी का खून कर दोगे तो आपको सजा होगी, अगर आप चोरी करोगे तो आपको सजा होगी। ठीक है, ये सब कॉमन होता है, ये हर एक इंसान को पता होता है। ठीक है, सो डिफेंडेंट कैन नॉट टेक ए डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए तो कोई डिफेंडेंट डिफेंस नहीं ले सकता, लेकिन मिस्टेक कैन बी क्लेम्ड एज डिफेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मिस्टेक ऑफ फैक्ट जी मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी क्लेम्ड। वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मिस्टेक ऑफ फैक्ट को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक इंसान है, वो कहता है कि मैं रात को अंधेरे में आया था और गलती से इस इंसान के घर में घुस गया, तो वो वहां पर मिस्टेक में माना जाएगा और उसको वहां पर डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक केस की मदद से देखते हैं इसको, कंसोलिडेटेड कंपनी वर्सेस कर्टिस। इस केस में क्या होता है, एक ऑक्शनियर यानी कि जो नीलामी करवाता है, उसको एक बंदे ने कहा कि ये मेरा सामान है, इसको आप नीलाम करो। तो वो ईमानदारी से ये सब मान लेता है कि सामान उसी का है, उसी से बिलोंग करता है, बिना किसी प्रॉपर्टी वगैरह कागज वगैरह को चेक किए। ठीक है, बिना किसी डॉक्यूमेंट को चेक किए, और वो उसको बेच देता है, और बेचकर जो भी उसकी सेल आती है वो उस कस्टमर को दे देता है। फिर जो ट्रू ओनर होता है, जो रियल ओनर होता है, वो ऑक्शनियर के ऊपर केस कर देता है और ऑक्शनियर इसके लिए लायबल भी होगा क्योंकि ये उसकी मिस्टेक थी। लेकिन अगर वो ऑक्शनियर यहाँ पर ये कहता कि ये मिस्टेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, कि मुझे गलत रिप्रेजेंट किया गया, तो वो वहां पर डिफेंस ले सकता था। लेकिन यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने चाहिए थे, तो इसलिए यहाँ पर वो लायबल होगा, वो किसी भी प्रकार का डिफेंस नहीं ले सकता। अगला डिफेंस है हमारा नेसेसिटी, जरूरत। एक एक्ट है जो कि डैमेज कॉज करता है, अगर वो किसी ऐसी जरूरत में किया गया हो कि किसी बड़े एक्ट को, ग्रेटर एविल को रोकने के लिए कोई छोटा मोटा एविल काम कर दिया गया हो, तो वो होता है नेसेसिटी में, उसका हम डिफेंस ले सकते हैं भले ही वो इंटेंशनली किया गया हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, एक समुद्री जहाज है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा लोड हो गया, वो ओवरलोडेड हो गया, तो अब उसमें से कुछ सामान अगर नीचे फेंकना पड़ भी जाए लोगों की जान बचाने के लिए, तो वहां पर कोई गलत काम नहीं हो रहा है, वहां पर डिफेंडेंट डिफेंस ले सकते हैं। ठीक है, सामने है इसी से मिलता जुलता कॉफ वर्सेस शार्पे। जो डिफेंडेंट होता है वो प्लेंटिफ की लैंड में एंटर करता है एक आग को बुझाने के लिए। ठीक है, मतलब कि चलिए हम समझते हैं इसको, कि अगर किसी घर में आग लगी हुई है, आप वहां पर जाकर वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, तो जो लैंड का ओनर होगा वो आपके ऊपर ट्रेसपास का केस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आप वहां पर नेसेसिटी में आए हो, ग्रेटर एविल को बचाने के लिए आए हो। ठीक है, ट्रेसपास किया आपने, उसके लिए आपको शू नहीं कर सकते, आप परफेक्ट डिफेंस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर जरूरत ना हो, आप फिर भी जाए, तब आप पर केस हो सकता है। जैसे कि अगर उस घर में आग लगी हुई है, वहां पर फायर फाइटर आए हुए हैं, ठीक है, वो आग बुझा रहे, अपना काम करें, लेकिन आप देखते कि यहाँ पर आग लगी हुई है, हम बचाएंगे इन्हें, सब लोग हैं वहां पर, और आप कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं आग बुझाऊंगा। अगर आप फिर वहां पर जाते हो, उस घर में चले जाते हो, तब आपके ऊपर ट्रेसपास का केस जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा आखिरी डिफेंस। चलिए देखते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। जब कोई एक्ट हुआ हो, ठीक है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ एन एक्ट, किसी अथॉरिटी के अंडर में कोई एक्ट हुआ हो, इट इज कंप्लीट डिफेंस, ये पूरी तरह से एक डिफेंस होता है। और जो इंजर्ड पार्टी होती है उनके पास रेमेडी भी नहीं होती किसी प्रकार की, सिवाय वो सिर्फ क्लेम कर सकते हैं वो कंपनसेशन जो कि स्टैट्यूट के द्वारा उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जो ट्रेन होती है वो बिना शोर के तो चल सकती नहीं, ठीक है,
वो कुछ ना कुछ न्यूसेंस क्रिएट करेंगी, लेकिन जो वहां पर न्यूसेंस क्रिएट करेंगी वो एक टोर्ट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा ग्रांटेड होगा। ठीक है, इसका एक केस देखते हैं, वोगाम वर्सेस टापवाल्डे रेल कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि गाड़ी से जो कि रिस्पोंडेंट है, उसकी रेलवे कंपनी है, उसके इंजन से कुछ स्पार्क्स निकलते हैं जो कि वहां पर अपीलेंट के घर में वुड यानी कि लकड़ियों में स्पार्क्स की वजह से आग लग जाती है। ठीक है, तो ये हेल्ड हुआ था उस केस में कि जो रिस्पोंडेंट होगा उसने प्रॉपर केयर तो की थी उसको बचाने के लिए, स्पार्क्स को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वहां पर आग लग जाती है। दे वर डूइंग नथिंग मोर देन व्हाट द स्टैट्यूट हैड ऑथोराइज्ड देम टू डू, दे वर नॉट लायबल। इसके लिए स्टैट्यूट ने उन्हें प्रॉपर अथॉरिटी दी हुई थी, वो अथोराइज्ड थे पूरी तरह से। ठीक है, इसके लिए वो लायबल वहां पर नहीं होंगे, वो रेलवे कंपनी वहां पर लायबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ जनरल डिफेंसेस जो कि हम टोर्ट्स के खिलाफ ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।